वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सरहदी गांव माना में 1000 करोड़ रुपए की सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे और रोप वे का रखा संग बुनियाद। सरहद पर बसे लोगों को मुल्क का मुहाफिज बताते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरहद के गांवों की आबादी लौटेगी, उसका इंतजाम वो करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ में की पूजा अर्चना। केदारनाथ में 2430 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे रोपवे मंसूबे का रखा संग बुनियाद। मंदाकिनी आस्था पथ, सरस्वती आस्था पथ के साथ तरक्याती कामों का लिया जायजा। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के मकाम पर पेश किया खराज अकीदत। बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट के तरक्याती मंसूबों का भी लिया जायजा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में जारी 90वें इंटरपोल मीट के इख्तितामी इजलास से किया खिताब। इंटरपोल के किरदार की तारीफ की। कहा, दुनिया के कई हिस्सों में इंटरपोल जराइम पर लगाम लगाने में एक अहम इकाई बनकर सामने आया है इदारा। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को बदउनवानी का कसूरवार करार दिया गया। पाकिस्तान के इंतखाबी कमीशन ने छीनी पार्लिमानी रुकनियत। 5 साल तक इंतखाब लड़ने के लिए नाअहल करार। खेल की खबरों में बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी की जोड़ी डेनमार्क ओपन 2022 के क्वार्टर फाइनल में हुई दाखिल। जोड़ी कब चौथी सीड याफ्ता मलेशिया और मौजूदा आलमी चैंपियन ओरांचिया और साहे वही पिक से होगा मुकाबला। ISSF आलमी चैंपियनशिप में अनीश और सिमरनप्रीत ने जीता चांदी का तमगा। तमगे की फहरिस्त में भारत 26 तमगों के साथ दूसरे मकाम पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माना गांव में सड़क और रोप वे मंसूबों का संग बुनियाद रखा। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। वजीर आजम ने कहा कि अकीदत की मरकज सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि हमारे लिए प्राण वायु की तरह है। ये हमारे लिए ऐसी ताकत है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में हमारे वजूद को बाकी रखते हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था और उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे। लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। वजीर आजम ने कहा कि जिन इलाकों को मुल्क की सरहदों का आखिर मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमारी हुकूमत ने वहां से खुशहाली का आगाज मानकर काम शुरू किया। हमने वहां के लोगों की तवक्कात पर तवज्जो दी। पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों को अपेक्षाओं पर फोकस पर करके काम करना शुरू किया। पहले देश के विकास में जिनका योगदान को महत्व नहीं दिया जाया गया,
हमने उन्हीं को साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया है। हमने पहाड़ की उन चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश की है, जिससे जूझने में वहां के लोगों की बड़ी ऊर्जा व्यर्थ हो जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ मेरे पहाड़ के भाई और बहनों को मिला। वजीर आजम ने कहा कि जदीद कनेक्टिविटी मुल्क की सिक्योरिटी की भी गारंटी है, इसलिए इस सम्त में हुकूमत मुसलसल बड़े इक़दाम कर रही है। अब पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए हमने विशेष तौर पर, जैसे सागरमाला है वैसे भारतमाला है, वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ने वाला है। इसके तहत उत्तराखंड और हिमाचल में रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। हमारे यहां जब हम बॉर्डर की बात सुनते हैं तो यही मन में आता है कि वहां सिर्फ फौजी साथी होंगे, बाकी सब वीरान होगा। लेकिन इस धारणा को भी हमें बदलना है और धरातल पे इसको हमें बदल के रहना है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं जो कभी गांव छोड़ करके गए हैं उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए, ऐसा मुझे जिंदा गांव खड़े करने हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में मुसलसल हो रही तरक्की के सबब नकल मकानी कर गए लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। जो लोग घर से पलायन करके चले गए थे अब अपने पुराने घरों में लौटने लगे हैं। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबों, छोटी छोटी दुकानों में अब रौनक बढ़ने लगी है। इन सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटन का हो रहा है विस्तार, यहां के विकास को भी गति देने वाला है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार यहां के युवाओं को होम स्टे की सुविधा बढ़ाने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर आर्थिक मदद दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से युवाओं को एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी यहां के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। पूरे देश में सीमावर्ती क्षेत्र में जो अच्छी स्कूल होगी अब एनसीसी हम वहां चलाएंगे। और उत्तराखंड दौरे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरहदी गांव माना पहुंचने के बाद सरस मेले का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मकामी मसनूआत के बारे में जाना। वजीर आजम ने मकामी अफराद से बातचीत भी की। वजीर आजम ने इस्तकबाल में सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माना गांव में सड़क और ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुतालिक कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। अफसरों से मंसूबों से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस दौरान उन्होंने मंसूबों से मुतालिक मॉडल का मुआयना किया। केदारनाथ के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने श्री बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उसके बाद वज़ीर आज़म ने बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट के तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म ने मंदिर में पूजा अर्चना की। वज़ीर आज़म ने बाबा केदारनाथ धाम में भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने केदारनाथ रोपवे मंसूबे का संग बुनियाद रखा। केदारनाथ रोपवे तकरीबन 9.7 किलोमीटर तवील होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जुड़ेगा, जिससे दोनों मकामात के दरमियान सफ़र का वक्त फ़िलहाल 6 से 7 घंटे से कम होकर तकरीबन 30 मिनट का ही रह जाएगा। हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये तकरीबन 12.4 किलोमीटर तवील होगा और सफ़र के वक्त को 1 दिन से कम करके सिर्फ 45 मिनट तक महदूद कर देगा। उसके बाद वज़ीर आज़म मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के दर्शन भी किए। वज़ीर आज़म ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ
वहां जारी तरक्याती कामों के पेशरफ्त का भी जायजा लिया। पहले मेहनतकशों के साथ भी उन्होंने बातचीत की। वजीर आजम ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। और दिवाली के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शाम तकरीबन 5 बजे भगवान श्री राम लल्ला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे, जिसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का मुआयना करेंगे। तकरीबन 5:45 बजे वज़ीर आज़म अलामती भगवान श्री राम की ताजपोशी करेंगे। तकरीबन 6:30 बजे वज़ीर आज़म दरियाए सरयू के नए घाट पर आरती का मुशाहिदा करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म के ज़रिए दीप उत्सव की अज़ीमुश्शान तक़रीबात का आगाज़ किया जाएगा। इस साल अयोध्या में दीप उत्सव के 6ठे एडिशन का एहतमाम किया जा रहा है और ये पहला मौका है जब वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर तक़रीबात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर 15 लाख से ज़्यादा दिए रोशन किए जाएंगे। दीप उत्सव के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ रक़्स के साथ 5 एनिमेटेड झांकियाँ और 11 रामलीला झांकियाँ भी लगाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ग्रैंड म्यूजिकल लेज़र शो के साथ साथ दरियाए सरजू के किनारे राम की पौड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का भी मुशाहिदा करेंगे। और आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वें इंटरपोल मीट के अख्तामी इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक में इंटरपोल जराइम पर लगाम लगाने में इदारा एक अहम इकाई बनकर सामने उभरा है। भारत में इंटरपोल की अफादियत पर उन्होंने कहा कि मुल्क के 90वें इंटरपोल मीट का इनेकाद 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में किया गया था। 100 सालों में इंटरपोल विश्व के 195 देशों का एक व्यापक और प्रभावी मंच बन गया है, जो पूरे विश्व में अपराधों पर नकेल कसने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। 1949 से भारत इंटरपोल के साथ जुड़ा हुआ है। आज के विश्व में इंटरपोल जैसा मंच कोऑपरेशन और मल्टीलेटरलिज्म के लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है। मैं भारत सरकार, भारत के गृह मंत्रालय तथा विभिन्न पुलिस बलों की ओर से सार्वजनिक सुरक्षा, विश्व शांति और स्थिरता के लिए इंटरपोल के सार्थक प्रयासों और योगदानों की सराहना करता हूं। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस मामले में इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित होने पर कौमी असम्बली की रुकनियत से उन्हें नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की 4 रुकनी बेंच ने आज दोपहर ये फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुनाया। तोशाखाना रेफरेंस मामले में फैसला 19 सितंबर को महफूज कर लिया गया था। कमीशन ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि इमरान खान बदउनवान तर्ज अमल के मुर्तकिब हुए हैं, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी हुक्म दिया है। इमरान खान पर इस मामले में गलत जवाब दाखिल करने का इल्ज़ाम था। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के सरबराह इमरान खान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए गैर मुल्की रहनुमाओं से मिलने वाले तहाइफ के बारे में अफसरों को गुमराह किया। इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने तोशाखाना की तहाइफ में से 2 घड़ियों में से एक घड़ी डीलर को 15.4 करोड़ रुपए से ज़्यादा में फ़रोख्त की हैं। अगस्त में इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना तहाइफ और उनकी मुबैना फ़रोख्त से मवसूल रकमात की तफसीलात मुश्तरक न करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। और पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान को नाअहल करार दिए जाने के ताल्लुक से मजीद मालूमात के लिए आइए बात करते हैं DD न्यूज़ नुमाइंदे नवाजिश मेहदी से। जी नवाजिश, ये सारा जो मामला है तोशाखाने का, इसके बारे में क्या क्या तफसीलात हैं आपके पास? सादिया, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि तोशाखाना केस ये बड़ा केस है, बन गया है वहाँ का, पाकिस्तान का। चूँकि उनको नाअहल करार देना, पार्लियामेंट से उनकी रुकनीत को ख़त्म कर देना इमरान खान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इमरान खान बड़े तमतराक के साथ 2018 में इक़्तिदार में आए थे और उन्होंने बड़े बड़े वादे और दावे किए थे कि पाकिस्तान को हम एक फलाही स्टेट बनाएंगे,
उसको हम एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे और न्यू पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन वो खुद करप्शन में लिप्त हो गए। यानी उन्होंने खुद करप्शन भी इस तरह का इतना घटिया लेवल का कि आप तोहफे मिलते हैं आपको कहीं से और आप उन तोहफों को बेच देते हैं, ट्रेजर हाउस से निकाल लेते हैं, तोशाखाना से निकाल लेते हैं, फिर उनको बेच देते हैं। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। वैसे सादिया, मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की एक लंबी तारीख रही है कि वहाँ करप्शन बहुत पहले से था, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वो कभी इतने आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। वहाँ पहले नवाज शरीफ को भी डिस्क्वालीफाई किया गया था इन्हीं चीज़ों को लेकर, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी इसी केस में फंसे थे वो, और आसिफ अली जरदारी को तो मिस्टर 10% कहा जाता था। तो इस तरह के केसेस हैं। पाकिस्तान की एक लंबी तारीख, लंबी हिस्ट्री रही है कि जो इस तरह के केसेस वहाँ सामने आते रहते हैं, वो लोग वहाँ करप्शन करते हैं और उसके बाद में वो दूसरे मुल्कों को चले जाते हैं, बैरून मुल्क चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर वो बहुत अच्छी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये तोशाखाना वाला जो मामला था, ये इमरान खान के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। जैसे उनको अभी इस्तीफ़ा देना पड़ा था, अपने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उसके बाद में वो जगह जगह रैलियाँ कर रहे थे, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत पावरफुल लीडर हूँ। लेकिन अब वो इतनी छोटी, इतनी घटिया उन्होंने हरकत की कि उन तोहफ़ों को ये बेच दिया जो इक़्तिदार में रहते हुए उन्होंने अरब मुल्कों से या दूसरे मुल्कों से मिले। इससे और घटिया हरकत कोई और नहीं हो सकती। जी नवाज़िश, जैसे इमरान खान के बारे में जब उन्होंने सियासत में कदम रखा था तो एक इस्लाह पसंद रहनुमा के तौर पर उन्होंने अपने आप को पेश किया था आवाम के सामने और एक तरह से एक नारा बुलंद किया था न्यू पाकिस्तान का। उसके बाद जो अब ये तोशाखाना मामला है, बिल्कुल एक तरह से तजाद है उस इमेज में। और इमरान खान इससे उभर पाएंगे कि आपको कैसा लगता है? आवाम में कितना बड़ा डैमेज हुआ है उनकी इस इमेज को? देखो, आवाम के बीच में जो एक मैसेज गया है वो मनफी मैसेज है, वो मनफी पैगाम है। चूँकि ये बहुत ईजी चीज़ें नहीं होती हैं कि आप इस्लामिक दुनिया का लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे और आप तोहफ़ों को बेच देते हैं चुरा के, तो ये तो बहुत घटिया और बहुत शर्म की बात हो गई। अब आवाम के बीच में ये मैसेज जाएगा, वो सोच रहे होंगे, वो देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे लीडर क्या कर रहे हैं। तो आवाम में ज़रूर उनके ख़िलाफ़ एक मनफी पैगाम गया है। हालांकि वहाँ इलेक्शन भी होने वाला होगा, उसके बाद तो तय होगा क्या होगा। लेकिन इमरान खान ने जो हरकत की है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ख़राब है। उन्हें काम करना चाहिए था। पाकिस्तान की भुखमरी पे लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, वहाँ महंगाई शबाब पे है, इतनी ऊँचाई महंगाई के जो शरह है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। लोग वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी सैलाब ने वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए थे। होना तो ये चाहिए था कि आपके पास जो ट्रेजर हाउस में तोहफ़े जमा हैं उनको आप ऑक्शन करवाते, उससे आप बड़ा अमाउंट कलेक्ट करते, उसके बाद में जाके आप उनको अपने देश की, अपने मुल्क की फलाही स्कीमों में उनको लेके आते और उस पैसे का इस्तेमाल वहाँ लोगों को खाना दिए जाने में किया जाना चाहिए था, वहाँ की महंगाई को कम करने में किया जाना चाहिए था। लेकिन इमरान खान भी वैसे ही कि बात करने में और दावे करने में और वादे करने में और उनको निभाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इमरान खान ने भी यही साबित कर दिया। जी शुक्रिया नवाजिश इन तमाम तफसीलात के लिए। जैसे कि नवाजिश ने हमें बताया कि इमरान खान को काफ़ी बड़ा झटका लगा है और ख़ास तौर से एक इस्लाह पसंद रहनुमा के बजाय अब वो एक मनफी किरदार बन गए आवाम के बीच में, जबकि सैलाब से आवाम काफ़ी परेशान रहे हैं। वहाँ की माशी सूरत हाल भी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आगे बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के बलाई सियांग जिले में तोतंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर संगंग गांव के पास आज फौज का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। वजारत दिफा के पीआरओ ने बताया कि मौके पर रेस्क्यू टीम भेजी गई है और तलाशी मुहिम जारी है। हादसे के बारे में ज्यादा इत्तलात जमा की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के शहीद पुलिस एहलकारों को आज राजधानी में खराज अकीदत पेश किया गया। दिल्ली पुलिस के जरिए मुनक़िदा एक ताज़ियाती परेड में अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वाले नौजवानों को याद किया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना की ये बेहद खास रिपोर्ट। शहीदी गांव द्वारा शहीदी पुस्तिका के सम्मान में सलामी दी जाएगी। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में वाक़ न्यू पुलिस लाइन ग्राउंड में दिल्ली पुलिस के जरिए एक सोग परेड का इनेकाद किया गया। इस परेड में उन पुलिस जवानों को याद किया गया जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई और शहीद हो गए। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जरिए अपने शहीद साथियों को सलाम पेश करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की क़यादत में सीनियर पुलिस अफसरान ने शहीद पुलिस जवानों को खराज अकीदत पेश किया। प्रत्येक वर्ष देश के सभी पुलिस बल 21 अक्टूबर को शहीदी दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, जिसमें उन शहीदों को स्मरण किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी।
गौरतलब है कि इस साल पुलिस तंजीमों और पुलिस फोर्स के कुल 261 अफसरान और पुलिस एहलकारों ने अपने फर्ज की अदायगी के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी दी है। इनमें दिल्ली पुलिस के भी 5 शहीद पुलिस एहलकार शामिल हैं। दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में हवा खराब होने लगी है। 22 अक्टूबर से हवा का मेयार बहुत खराब रहने का इम्कान है। इस खदशे के दरमियान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने बुध से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के दूसरे मरहले को नाफिज कर दिया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दारुल हुकूमत और उसके आसपास के इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हालात की संगीनी के मुताबिक किए जाने वाले इक़दामात से मुतालिक एक मंसूबा है। इसे दिल्ली में हवा के मनफी मेयार के 4 मराहिल के तहत दर्जाबंदी की गई है। पहला मरहला उस वक्त नाफिज होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 201 से 300 तक खराब ज़मरे में होता है। वहीं AQI 301 से 400 के दरमियान है, यानी इंतहाई नाक़िस ज़मरा है तो दूसरा मरहला, और अगर ये 401 और 450 के दरमियान है तो इंतहाई ख़राब ज़मरा है। तो ये तीसरा मरहला, और अगर इससे ज़्यादा है तो 450 यानी इंतहाई शदीद ज़मरे में, और चौथा मरहला उसके बाद नाफिज होता है। नाज़रीन, आज पुलिस मेमोरियल डे है। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल में मुल्क के खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। आज के दिन 21 अक्टूबर 1959 को चीनी फौज ने मशरक़ी लद्दाख के इलाके हॉट स्प्रिंग में पुलिस गश्त पर हमला करके 10 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया था। 1960 से 21 अक्टूबर को पुलिस यादगारी दिन के तौर पर इसे याद किया जाता है। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क भर में पुलिस एहलकार अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। देश भर के पुलिस फोर्स और CAPF के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कोविड वबा से निपटने के लिए पुलिस ने इज्तिमाई तौर पर अनथक कोशिशें की। अमित शाह ने कहा कि पुलिस ने अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना के दौर में अहम किरदार अदा किया। अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो, या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हमारी हुकूमत पुलिस एहलकारों की इज्तिमाई फलाह के लिए पुरज़्म है। नरेंद्र मोदी सरकार सैनिक कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य की सेवा, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के समय का रोस्टर को मानवीय बनाना, ये तीनों चीजों को गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से हाथ में लेकर निश्चित परिणाम हासिल किए हैं। हमारे जवानों का आयुष्मान CAPF योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए हैं और अब तक 20 करोड़ से ज्यादा राशि इसका भुगतान भी किया गया है। और मुल्क में पहली बार नौजवान नस्ल तक रसाई के लिए पोस्ट ऑफिस के अहाते में एक कैफ़े खोला गया है। स्वेली नाम के इस कैफ़े को कोलकाता में जनरल पोस्ट ऑफिस की तारीखी इमारत में खोला गया है, जो पूरी तरह से काम कर रहा है। कैफ़े रिवायती पोस्ट ऑफिस फर्नीचर के साथ कायम किया गया है, जिसमें तकरीबन 100 साल पुरानी मेज़ें, बेंच और टेबल शामिल हैं। इसे पोस्टल हिस्ट्री से मुताल्लिक़ अशिया और मज़ामीन से मुज़य्यन किया गया है। भारतीय पोस्ट ऑफिस मगरबी बंगाल सर्कल के पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कजूर ने दूरदर्शन को बताया कि ये कैफ़े नौजवानों के लिए एक अजीम तोहफा साबित हो रहा है। और अगले साल से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के सरकारी स्कूलों में दिवाली के मौके पर छुट्टी होगी। इसका ऐलान आज अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने किया। इस मौके पर एडम्स के साथ न्यूयॉर्क असेंबली के रुकन जेनिफर राजकुमार भी मौजूद थी। ये जेनिफर राजकुमारी थी जिन्होंने स्कूलों में दिवाली की छुट्टी की तजवीज़ पेश की थी। न्यूयॉर्क की
मुक़न्निना ने जून की पहली जुमेरात को मनाई जाने वाली सालगिरह के दिन की तातील ख़त्म करने और इसके बजाय दिवाली की छुट्टी का ऐलान करते हुए मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि वो बच्चों को दिवाली के त्यौहार के बारे में जानने की तरगीब भी देंगे। अगले साल से न्यूयॉर्क के सरकारी स्कूलों में होगी छुट्टी। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने किया ऐलान, बच्चों को दिवाली के बारे में जानने की तरगीब दी जाएगी। और खेल से खबरें, भारतीय नौजवान शटलर लक्ष्य सेन ने डेनमार्क ओपन में जीत का सिलसिला जारी रखते हुए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एच.एस. प्रणॉय को 21-9, 21-18 से शिकस्त दी। लक्ष्य ने यह मुकाबला 39 मिनट में जीत लिया। इस जीत के साथ ही लक्ष्य का प्रणॉय पर हेड टू हेड रिकॉर्ड 3-2 हो गया है। वहीं इस टूर्नामेंट में साबिक चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत भी शिकस्त के साथ बाहर हो गए हैं। श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के लोहा कैनियो से सीधे गेम्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुए। श्रीकांत को 7वीं सीड याफ्ता हरीफ से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 35 मिनट जारी रहने वाले इस मुकाबले में श्रीकांत को 13-21 और 15-21 से मात मिली। ताहम मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज, रंक रेड्डी और चिराग शेट्टी की 7वीं सीड याफ्ता जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल तक रिसाई हासिल की। इस भारतीय डबल्स जोड़ी ने राउंड 16 में 36 मिनट तक जारी रहने वाले मैच में इंडोनेशिया के मोहम्मद शहीद फिक्री और मौलाना मगास को 21-14, 21-16 से शिकस्त दी। अनीश और सिमरनप्रीत कौर ने जुमेरात को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में यूक्रेन की यूलिया और मैक्सिम हॉर्डेंटिस की तजुर्बेकार जोड़ी से 14-16 से हार कर चांदी के तमगे पर इक्तफा किया। इसके साथ ही मेडल की फहरिस्त भारत के कुल तमगों की तादाद 26 हो गई है, जिसमें 10 तलाई, 6 चांदी और 10 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारत अब भी फहरिस्त में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में तीनों भारतीयों ने एनिमेशन राउंड की रुकावट को अबूर किया, जिसमें पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए 4 कोटे दाव पर लगे हैं। अंजुम मुदगल रिले 1 में 587 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर रहे। रिले 2 में 585 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर रही है। आशी चौकसी इस रिले में 581 पॉइंट्स के साथ 18वें नंबर पर रही। ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस जूनियर इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में 578 के स्कोर के साथ सरफहरिस्त रही, लेकिन रैंकिंग राउंड में वो सिर्फ 5वें नंबर पर ही रही। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।